नमस्ते। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑसिलेटर्स, दोलित्र। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, ऑसिलेटर्स जैसे नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होंगे, ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशंस हमारे कौन से करंट के अंदर होते हैं, एसी या डीसी? एसी के अंदर। दैट मीन्स ये ऐसे वैद्युत परिपथ होते हैं जो एसी के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये ऐसे वैद्युत परिपथ होते हैं जो कि डीसी ऊर्जा को एसी ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, ऑसिलेटर्स में एक और चीज़ होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग इनपुट में, निवेशी परिपथ में यदि कोई भी एक्सटर्नल संकेत नहीं दे रहे हैं तब भी क्या होता है, हम लोगों को आउटपुट के अंदर सिग्नल मिलता है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी की वजह से स्वतः उत्तेजित सक्रिय परिपथ, सेल्फ एक्साइटेड एक्टिव सर्किट्स बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इनपुट में हम लोग कोई भी सिग्नल नहीं दे रहे हैं तब भी हम लोगों को आउटपुट के अंदर सिग्नल्स मिलते हैं। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है, मतलब इसके अंदर ऑसिलेशंस कैसे बनते हैं, डीसी को ये एसी में कैसे कन्वर्ट करता है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टैंक सर्किट, टैंक परिपथ। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक संधारित्र है, एक इंडक्टर है हमारा प्रेरक, और एक रजिस्टर है हमारे पास प्रतिरोध। इनको हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। अब देखिए, हम लोग जब कैपेसिटर को हम लोगों ने चार्ज किया प्लस माइनस एक साइड से, तो अब देखिए, जब इसमें हम लोगों को इनपुट में कोई और सिग्नल नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इस पाथ के थ्रू, राइट। तो जब हम ये वाला करंट जो है यहाँ पे प्रेरक के पास में आएगा, तो प्रेरक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे इसके अंदर फ्लक्स में चेंजेस होते हैं तो इसके अंदर विद्युत बल उत्पन्न होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और इसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय ऊर्जा जो है वो स्टोर होती है। इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर की ही जो होती है एनर्जी हमारी स्टोर होती है। इस वजह से देखिए, जब इधर से कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा, प्रेरक के पास जाएगा, प्रेरक क्या करेगा, इसका विद्युत बल उत्पन्न होगा। इस वजह से उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके डायरेक्शन से अपोजिट होगी। इस वजह से ये क्या करेगा, विद्युत बल फिर बाद में कैपेसिटर को चार्ज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब फिर बाद में क्या होगा, कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हुआ, इधर से माइनस इधर से प्लस इनकेस हुआ, तो अब उसके बाद में क्या होगा, वापस इधर की साइड से जाएगा ये। अब इधर की साइड जाएगा तब वापस से ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करेगा कैपेसिटर को। तो इस वजह से इसके पास में क्या होगा, ऑसिलेशंस उत्पन्न होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टर लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ में क्या होगी, ऊर्जा की हानि होगी। ऊर्जा की हानि होगी तो क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशंस का वो टाइम के साथ में कम होता जाएगा, राइट। दोलन का जो आयाम है वो समय के साथ में कम होता जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर नहीं लगा होता तो क्या होता, ऊर्जा की हानि नहीं होती, और जो हम लोगों को दोलन मिलते वो सेम एम्पलीट्यूड के मिलते हैं। टाइम के साथ में इसका जो आयाम है वो कम नहीं होता, लेकिन हम वो मतलब होती है आइडियल कंडीशन होती। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हमेशा रजिस्टर होता है, मतलब जो इसका जो इंडक्टर है उसके जो तार है उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन्स आर हम लोगों को हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होती है, ऊर्जा की हानि जरूर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग बाहर से यदि उसको कुछ ऊर्जा प्रदान करें और यदि उस ऊर्जा प्रदान की जो दर है वो ऊर्जा की हानि की दर के बराबर हो, तो जो दोलन होंगे वो पोषित ही रहेंगे, राइट। और हम लोगों को क्या चाहता है, ऑसिलेटर्स के अंदर जो दोलन है हमारे वो पोषित ही रहने चाहिए। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बाहर से उसके अंदर ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि उसके अंदर जो ऑसिलेशंस उसका एम्पलीट्यूड कम ना हो। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं ऑसिलेटर्स। इसमें सामान्यतः क्या होता है, ऑसिलेटर्स में एक प्रवर्धक होता है हमारा, एम्पलीफायर होता है, उसकी इनपुट या आउटपुट या फिर दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, टैंक सर्किट को यूज़ कर देते हैं। इससे क्या होगा कि वो टैंक सर्किट का काम क्या होता है, ऑसिलेशंस इंड्यूस करना। तो इससे क्या होंगे, हमारे ऑसिलेशंस इंड्यूस होंगे। अब टैंक सर्किट से हमारे ऑसिलेशन इंड्यूस होने के बाद में क्या हो कि वो जो ऑसिलेशंस है वो प्रवर्धक के पास जाएंगे, तो उससे क्या होगा, दोलनों में प्रवर्धन होगा, राइट, कि जो दोलन का जो आयाम है वो इंक्रीज होगा। अब हम लोग आउटपुट का कुछ अंश है जो वो पुनर्निवेश कर सकते हैं, धनात्मक रूप में हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो धनात्मक रूप से हम जो पुनर्निवेश करेंगे तो उसका जो आयाम है हमारा वो इंक्रीज होगा ऑसिलेशंस का। तो एक स्थिति ऐसी आएगी हमारी जब पुनर्निवेश में जो प्रदान की हुई जो शक्ति है वो हमारी जो दोलन में जो हानि हो रही है शक्ति में उसके बराबर होगी। इस स्थिति में क्या होंगे, हमारे जो दोलन का आयाम जो होगा हमारा वो नियत हो जाएगा। अब हम लोगों को ऑसिलेटर्स के लिए ऐसा ही चाहता है कि दोलन का आयाम जो हो वो नियत हो। तो ऐसे ऑसिलेटर्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसे दोलित्र को हम लोग बोलते हैं पूर्णनिवेशी दोलित्र, फीडबैक ऑसिलेटर्स।
अब देखिए हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे फीडबैक ऑसिलेटर्स ही आगे, लेकिन हमारे पास एक और तरीके के ऑसिलेटर्स होते हैं, ऋणात्मक प्रतिरोध दोलित्र, नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर। अब हम लोगों को ऑसिलेटर्स में क्या चाहता है कि जो उसका जो आयाम है वो नियत रहे, समय के साथ में परिवर्तित ना हो। तो उसी को करने का एक और तरीका उन्होंने निकाला कि यदि शक्ति क्षय का जो स्रोत है और जो प्रतिरोध है उसको हम लोग प्रभावहीन कर दें, तो ऐसी युक्ति लगाई जाए कि इसका ये जो दोनों चीज़ें हैं उसका जो प्रभाव ही नहीं पड़े उसके ऊपर, ऑसिलेशंस के ऊपर। तो इसके अंदर क्या करते हैं, आई को हम लोग डिक्रीज़ करें तो वी की वैल्यू यदि इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स प्रतिरोध जो हो हम लोग ऋणात्मक हो, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास आयाम जो होगा वो नियत होगा। तो ऐसे दोलित्र को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक प्रतिरोध दोलित्र, नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर्स। अब हमारे ऑसिलेशन देखिए बहुत तरीके के हो सकते हैं, तो हम लोग नॉर्मली इसको लेकिन दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक साइनोसॉइडल, एक नॉन साइनोसॉइडल, एक जावक्रीय, एक जावकेतर। तो हम लोग यहाँ पर जावक्रीय जो तरंगे होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे और साइनोसॉइडल ऑसिलेशन उसको पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि फीडबैक के यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फीडबैक ऑसिलेटर्स में फीडबैक होगा, दैट मीन्स अब हम लोग देखते हैं कि ऑसिलेशंस के लिए फीडबैक की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास ये नॉर्मल जो फीडबैक सर्किट है वो है फीडबैक एम्पलीफायर का सर्किट, जहाँ पे वी आई हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। वी आई तो क्या था, वी आई प्लस वी एफ के इक्वल होता था, वी नोट जो होता था हमारा ए वी आई एफ के इक्वल होता था। इससे हमारे पास आता था ए एफ जो है ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा के इक्वल। अब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, अनंत तक ऑसिलेशन चलते रहे, दैट मीन्स ए एफ की वैल्यू जो हो हमारे पास वो अनंत हो। ए एफ की वैल्यू अनंत हमारी कब हो सकती है, जब ये नीचे वाली वैल्यू जीरो के इक्वल होगा, और जीरो का इक्वल होना दैट मीन्स ए बीटा जो है हमारे पास वो इक्वल होगा 1 के। दैट मीन्स यदि ए बीटा इक्वल टू 1 होगा तो ए एफ जो हमारा होगा वो इनफाइनाइट होगा। इस स्थिति में क्या होगा, हम लोग वी आई को इक्वल टू 0 कर दें तो भी वी आई एफ जो होगा हमारे पास वी एफ के इक्वल होगा, दैट मीन्स उसके अंदर ऑसिलेशंस चलते रहेंगे। तो हमारे ऑसिलेशंस के लिए दो कंडीशंस होती है इससे, और उन कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं बार्क-हुसेन क्राइटेरिया, बार्क-हुसेन कसौटी। तो देखिए पहली जो कंडीशन होती है हमारी वो क्या होती है, ए बीटा जो होगा हमारा वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। उसी कंडीशन में क्या होगा, वी आई को हम लोग 0 कर सकते हैं, तब भी उसके बाद में वो ऑसिलेशंस मिलेंगे। दूसरा, प्रवर्धक और परिनिवेश परिपथ में जो कुल कला में जो स्थापन है वो हमारा वो 0 या 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, राइट। पॉजिटिव फीडबैक होगा तभी तो हमारे स्टार्टिंग में जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ होगा, तभी हम लोगों के पास ये जो फीडबैक ऑसिलेटर में जो आयाम जो होगा वो नियत होगा। इस वजह से हम लोग को दो कंडीशंस होती है, बीटा इक्वल टू 1 और जो फेज है वो 0 या 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सेल्फ एक्साइट और ऑसिलेटर्स जो होते हैं उसके लिए सर्किट रिक्वायरमेंट, स्वतः उत्तेजित दोलनों के लिए परिपथीय प्रतिबंध। तो देखिए हम लोगों ने ये पूर्णिवेशी दोलित्र का मूल परिपथ बनाया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे ये एम्पलीफायर है Z1, Z2 और Z3 जो है हमारे प्रतिघाती अवयव है, रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो अब देखिए हम लोग ने ये जो सर्किट बनाया उसमें ऐसा किया कि जो आउटपुट और फीडबैक है हमारा उसके बीच में पाई का कलांतर आएगा, और फिर उसके बाद में इनपुट और आउटपुट के अंदर वापस से पाई का कलांतर आएगा। इससे ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, 2 पाई का कलांतर उत्पन्न होगा। तो दैट मीन्स ये पहली जो सेकंड वाली कंडीशन थी उसको फुलफिल करेगा। अब एक और कंडीशन मगर को लगानी है, वो क्या होगी, ए बीटा इक्वल्स टू 1 वाली, राइट। तो देखिए हम लोगों ने माना इस एम्पलीफायर के अंदर जो ए है हमारा वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, दैट मीन्स उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक है। तो इसके अंदर हम लोगों का जो एच पैरामीटर्स की फॉर्म में हम लोग जो सर्किट डायग्राम बनाएंगे वो इस तरीके का ही कुछ बनेगा, राइट। GM-VB ये हमारा R0 है। आउटपुट रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल होता है, 1/HOE के इक्वल होता है। GM हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस होती है हमारी, वो HFE/HIE के इक्वल होती है। और Z2, Z1, Z3 इस तरीके से कनेक्टेड थे। तो अब देखिए हम लोग जो फीडबैक लेते हैं वो Z1 के अक्रॉस लेते हैं, तो Z1 के अक्रॉस जो होगा वो हमारा फीडबैक होगा, ये ओवरऑल हम लोग को मिलेगा V0। अब तो हमारे पास देखिए Z1, Z2 और Z3 का जो कॉम्बिनेशन हो उसको हम लोग लिख सकते हैं ZL के इक्वल। तो ZL हमारे पास आ जाएगा Z2, Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, Z1 और Z3 दोनों सीरीज़ के अंदर है, उन दोनों के पैरेलल में कनेक्टेड है Z2। इससे हमारे पास ZL की वैल्यू ओवरऑल आ जाएगी। तो V0 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस GM-VBE R0 ZL अपॉन R0 प्लस ZL के इक्वल, राइट। क्योंकि यहाँ पे GM-VBE हमारे पास क्या है, करंट इनटू ये वाला, तो इससे हमारे पास ये पूरी आ जाएगी।
तो देखिए, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट अपॉन वी पी के इक्वल, दैट मीन्स माइनस जी एम आर नॉट जेड एल अपॉन आर नॉट प्लस जेड एल। अब हम लोगों को पता है कि जी एम आर नोट जो होता है हमारा वो ए वी के इक्वल होता है। इससे हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल टू माइनस ए वी जेड एल अपॉन आर नोट प्लस जेड एल। तो देखिए हमारे पास अब हम लोगों को चाहिए फीडबैक वोल्टेज वी एफ। तो इसके वी एफ के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, वी एफ क्या होगा हमारे पास, वी नॉट जेड वन अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री, राइट। कि पोटेंशियल ड्रॉप हमारा इसके जेड वन के अक्रॉस क्या आ रहा है, वही हमारा वी एफ होगा। तो वी एफ हमारे पास हो जाएगा वी नॉट जेड वन अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री। इससे हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा क्या होता था हमारे पास, वी एफ अपॉन वी नॉट के इक्वल होता था। तो इससे हमारे पास बीटा आ जाएगा जेड वन अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री। तो देखिए इससे हम लोग ए बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बीटा में क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम लोगों ने किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में जेड एल की वैल्यू रखेंगे। तो हम लोगों ने जेड एल की वैल्यू रखी, तो इसके बाद इससे सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म आ जाएगी हम लोगों की। यदि उसके अंदर हम लोग जेड वन को हम लोग जे एक्स वन, जेड टू को जे एक्स टू और जेड थ्री को जे एक्स थ्री मान ले, मतलब ये वाली कौन सी हमारे जे, ये वाली मेजर टर्म है, हम लोग आइटा बोलते थे, उसकी जगह जे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो इससे हमारे पास ए बीटा की वैल्यू हो जाएगी ए वी एक्स वन एक्स टू अपॉन जे आर नॉट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स थ्री। अब देखिए हम लोगों के पास क्या है, कलांतर जीरो या टू पाई का गुणा पूर्ण गुणज होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री वाली जो वैल्यू है हमारी वो इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू माइनस एक्स टू। तो इससे हमारे पास ए बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू को यदि जीरो रख देंगे, माइनस ए वी एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स थ्री। अब एक्स वन प्लस एक्स थ्री की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, एक्स टू, राइट। तो देखिए यहाँ पर बार क्वेश्चन क्राइटेरिया में हम लोगों ने क्या किया, बीटा ये वाली वैल्यू इक्वल टू वन होगी, इससे हम लोगों ने इसको इक्वल टू वन रख दिया। तो ए वी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जी एम आर नॉट। तो देखिए हमारे पास आ गया ए वी इक्वल्स टू जी एम आर नॉट इक्वल्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स थ्री अपॉन एक्स वन के इक्वल। अब एक्स वन प्लस एक्स थ्री को क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स टू। तो हमारे पास ए वी क्या आ जाएगा, प्लस एक्स टू अपॉन एक्स वन। दैट मीन्स एक्स वन, इस मतलब हम लोगों के पास आया क्या है कि देखिए एक्स वन और एक्स टू जो दोनों हैं वो दोनों सेम प्रकृति की होनी चाहिए हमारे पास, और एक्स थ्री जो है हमारा वो विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स वन एक्स टू यदि इंडक्टर है हमारे पास, प्रेरक है, तो एक्स थ्री क्या होना चाहिए, संधारित्र होना चाहिए। और यदि एक्स वन और एक्स टू हमारा संधारित्र है तो एक्स थ्री हमारा जो होता है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, प्रेरक। दैट मीन्स जेड वन और जेड टू यदि हमारा सेम नेचर किया है तो जेड थ्री उस दोनों के अपोजिट नेचर का होना चाहिए। इसी का प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग कॉलपेट, हार्टले वगैरह ये सारे ऑसिलेटर्स वो बनाते हैं। थैंक यू।